तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अनीशा, ध्रुव, भूमिका, निखिलेश, सरस्वती, रंजन, विपाशा, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, आज कौन सा लेक्चर नंबर है? आज है आज लेक्चर नंबर 9। हाँ, लेक्चर नंबर 9 है यार। ये चैप्टर खत्म कब होगा यार? चैप्टर कब खत्म होगा यार, समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए, एक बारी पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर टारगेट को सेट करेंगे और फिर आगे चलेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। आइए, लेट्स डू दी रिवीजन। रिवीजन की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब तो 10 भी पता चल गया आपको। 10, ठीक है, ओके। तो सेक्शन वन क्या था बच्चों? सेक्शन वन क्या था सर? सेक्शन वन था, चलिए, सेक्शन वन शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन टू डेफिनेशन। सेक्शन थ्री फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3A members severally liable in certain cases. Section 4 MOA, Section 5 AOA, Section 6 Act to override MOA AOA, Section 7 incorporation of company, Section 8 charitable objects company, Section 9 effect of registration, and Section 10 effect of MOA एंड AOA। बस ये वाले सेक्शंस अभी तक हमने किए, एक सेक्शन 17 भी किया है, बट ठीक है। आगे चलते हैं नोट्स पर। नोट्स से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चा, प्रमोटर कौन पर्सन होता है? प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है, जिसका नाम एनुअल रिटर्न में मेंशन होता है, जिसका पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के कंट्रोल होता है अफेयर्स का, या जिसके इशारे पर, जिसके इंस्ट्रक्शंस पर, जिसकी एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम्ड टू एक्ट होते हैं, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। लेकिन प्रमोटर में उस पर्सन को काउंट नहीं किया जाता जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 3, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जो बनाई जा सकती है वो लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जा सकती है। अगर एक पब्लिक कंपनी है मिनिमम 7 लोग, प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 लोग, और 1 पर्सन कंपनी है तो एग्जैक्ट 1 पर्सन चाहिए होगा MOA को सब्सक्राइब करने के लिए। आप जो कंपनी बना रहे हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो सकती है। नेक्स्ट आता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक पर्सन ही मेंबर बन सकता है, जिसमें सिर्फ सिंगल पर्सन ही मेंबर बन सकता है। इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी क्लॉज लिखा होता है, जिसमें उस पर्सन का नाम मेंशन होता है कि अगर ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो गई या वो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो नया मेंबर 1 पर्सन कंपनी का कौन बनेगा, उसका नाम लिखा होता है। अगर आप ओपीसी के अंदर मेंबर बनना चाहते हैं या नॉमिनी बनना चाहते हैं तो नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लेकिन माइनर चलेगा नहीं, माइनर उसमें नहीं चलेगा। इंडियन रेसिडेंट हो भी सकते हैं, इंडियन रेसिडेंट
नहीं भी हो सकते हैं, उससे फर्क पड़ता नहीं है। क्या नॉमिनी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है? आंसर इज यस, नॉमिनी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। अगर मेंबर चाहे तो नॉमिनी को कभी भी चेंज कर सकता है। 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है, 1% कंपनी पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है, बट 1% कंपनी ना ही सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट हो सकती है, ना ही सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। अगर मैं बात करता हूं 1% कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती, 1% कंपनी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। अगर आप एक टाइम पर 1% कंपनी के मेंबर बनते हो तो दूसरी 1% कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हो। सिमिलरली आप एक टाइम पर एक ही 1% कंपनी के नॉमिनी भी बन सकते हो। एक टाइम पर अगर आप चाहो तो एक में मेंबर एक में नॉमिनी बन सकते हो, लेकिन अगर उस ओपीसी के मेंबर की डेथ हो गई जिसमें आप नॉमिनी थे तो आप ऑटोमेटिकली 2 ओपीसी में क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे, और आपको कितने दिन का टाइम दिया जाएगा? 180 डेज का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 3A। सेक्शन 3A बोलता है अगर पब्लिक कंपनी के 7 से कम और प्राइवेट कंपनी के 2 से कम मेंबर हो जाते हैं, बट कंपनी उसके बावजूद भी 6 महीने से ज्यादा अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती है, तो वो सभी मेंबर जो इस बारे में अवेयर थे उनकी क्या हो जाएगी? सबरली लायबल हो जाएंगे। इसके लिए क्या हो जाएंगे? सबरली लायबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 7, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हमें आरओसी के पास स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करना होता है, जिसका नंबर है INC 32। इसके साथ फीस जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है, कुछ डिक्लेरेशन जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट जाते हैं। जैसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे फाइल हो जाते हैं, आरओसी इसे क्या कर देता है? रजिस्टर कर लेता है। जैसे ही आरओसी इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेता है, इशू करता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी होती है, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लिखा होता है, कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का टैन नंबर लिखना होता है, और आरओसी का उस पर साइन लगा होता है, और आरओसी की उस पर ऑफिशियल सील लगी होती है। ये सारी चीजें हमें कहां दी जाती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में होती है। अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है या कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो उस केस में 2 चीजें होंगी, या तो आप पकड़े जाओगे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले, या पकड़े जाओगे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले पकड़े जाओगे तो वो सारे पर्सन जिन्होंने वो गलत डिक्लेरेशन दी थी वो लायबल होंगे सेक्शन 447 के अंदर। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद पकड़े जाओगे तो कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर और कंपनी के वो सभी पर्सन जिन्होंने गलत डिक्लेरेशन दी थी उन पर सेक्शन 447 लगेगा। साथ ही साथ एनसीएलटी क्या करेगा? उस कंपनी के ऊपर वो ऑर्डर पास करेगा जो उसे ठीक लगेगा, जैसे मेंबर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड करना, रेगुलेशन चेंज करना मैनेजमेंट की कंपनी की, इस तरह के ऑर्डर्स वो पास कर सकता है। लेकिन ये ऑर्डर पास करने से पहले वो कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा एंड कंपनी की एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस को भी कंसीडर करेगा। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई जाती है। सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर लाइसेंस लेना होता है। ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चैरिटी पर्पस के लिए कर सकती है। ये कंपनी किसी भी हालत में डिविडेंड नहीं दे सकती है अपने मेंबर्स को। अगर इस कंपनी को लाइसेंस मिल गया है तो इसे सेक्शन 8 कंपनी माना जाएगा। कई बार इसे लाइसेंस्ड कंपनी के नाम से भी बुलाया जाता है। क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने एमओ और एओए को चेंज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस पावर को रीजनल डायरेक्टर और आरओसी को क्या कर दिया है? डेलीगेट कर दिया है। क्या सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो सकता है? जी हां, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है अगर पता चलता है कि सेक्शन 8 कंपनी क्या कर रही है? गड़बड़ कर रही है। लाइसेंस तो रिवोक करा ही जाएगा, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इस कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए या अमलगमेट करना देना चाहिए किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी करा जा सकता है, और फाइन पेनल्टी जो लगेगी वो अलग होगी। क्या सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट हो सकती है दूसरे टाइप की कंपनी में? बिल्कुल, रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन फाइल करके कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 कहता है अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो गई, जिस दिन उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, उस दिन से एक बॉडी कॉर्पोरेट का जन्म होगा। उस दिन से किसका जन्म होगा? एक बॉडी कॉर्पोरेट का जन्म होगा जो वो सारे काम कर सकती है जो एक कंपनी इस एक्ट के अंदर कर सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी को खरीदना, प्रॉपर्टी को बेचना, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना, स्यू करना एंड टू बी स्यूड, एंड इसके पास क्या होगी? परपेचुअल सक्सेशन होगी। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर मैं बताऊं तो ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है। ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती है, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट भी होता है अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनी एक्ट, और इसीलिए इस पे क्या लगता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगता है। कंटेंट ऑफ एमओए की बात करें तो इसमें नेम क्लोज आता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आता है जिसमें कंपनी के स्टेट का, उस स्टेट का नाम लिखा होता है जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज जिसमें कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद आता है लायबिलिटी क्लॉज जो ये बताता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या मेंबर्स की लायबिलिटी
अनलिमिटेड है। उसके बाद आता है कैपिटल क्लॉज, जो सिर्फ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल को एप्लीकेबल है, उसमें कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल और उसका ब्रेकअप लिखा होता है। उसके बाद आता है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें कि सारे सब्सक्राइबर्स के नीचे साइन लगे होते हैं और उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं वो मेंशन होता है। और अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है तो उसमें नॉमिनी क्लॉज भी मेंशन रहेगा, उसमें नॉमिनी क्लॉज भी मेंशन रहेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 5, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेज होती है। आर्टिकल के जो फॉर्मेट दिए हुए हैं वो शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं, जो टेबल एफ से स्टार्ट होते हैं। और एओए में आप चाहो तो वो सारे मैटर्स को इंक्लूड भी कर सकते हो, चाहो तो कुछ को एक्सक्लूड भी कर सकते हो, चाहो तो कुछ को मॉडिफाई भी कर सकते हो। क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाला जा सकता है? यस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाला जा सकता है। कब डाला जा सकता है इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब डाला जा सकता है। या कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो आर्टिकल्स को अमेंड करके इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाला जा सकता है। लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा इंट्रेंचमेंट डालने के लिए, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो सभी मेंबर्स की क्या लगेगी? अप्रूवल लगेगी। चाहे आपकी कोई भी टाइप की कंपनी हो, चाहे आप कभी भी इंट्रेंचमेंट डाल रहे हो, आपको आरओसी को यह बताना कंपलसरी है कि आपके आर्टिकल्स में क्या है? इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन है, इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन है। नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि आउटसाइडर जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो ये प्रेज्यूम कर सकता है कि कंपनी ने सारे इंटरनल मैटर्स, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल प्रोसीजर्स, इंटरनल अप्रूवल्स को क्या लिया है? कर लिया है, ये माना जाएगा। और ये कौन से केस से आता है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड केस से आता है, और इसीलिए इसका नाम मेरे बच्चा टर्क्वांड रूल भी होता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट। 5 एक्सेप्शंस है इसमें। एक है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस, फोर्जरी, एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी और अल्ट्रा वायर्स एक्ट। ये 5 केसेस है जहां पर कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करता। उसके बाद आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर, यानी कंपनी जो है वो अपने एमओए के बाहर जाकर काम करती है तो उसे अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहा जाता है। इसे वॉइड माना जाएगा, इसे वॉइड माना जाएगा। ना तो कंपनी थर्ड पार्टी को, ना थर्ड पार्टी कंपनी को इस पर स्यू कर सकते हैं। और सारे शेयर होल्डर्स अगर मिलकर भी रेटिफाई करना चाहे तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट एओए के बाहर है, अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट एओए के बाहर है या डायरेक्टर की पावर के बाहर है बट कंपनी की पावर के अंदर है, तो उसे रेटिफाई किया जा सकता है, उसे रेटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 अगर एमओए से लड़ जाए, कंपनीज एक्ट 2013 जीतेगा, तो कंपनीज एक्ट 2013 ओवरराइड कर जाएगा एमओए को, एओए को, एग्रीमेंट को, बोर्ड रेजोल्यूशन को, या मेंबर के पास करे गए कोई भी रेजोल्यूशन को क्या कर जाएगा? ओवरराइड कर जाएगा। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एमओए और एओए में जो भी बात लिखी होगी वो कॉन्फ्लिक्टिंग बात को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 10 जो बोलता है अफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। इसमें यह बोला जाता है कि जैसे ही एमओए और एओए रजिस्टर हो जाते हैं आरओसी के पास, तो मेंबर्स को भी एमओए फॉलो करना होता है कंपनी के लिए, और कंपनी को भी एमओए फॉलो करना होता है मेंबर्स के लिए। बस यही बात इसमें मेंशन्ड है, यही बात मेरे बच्चा इसमें मेंशन्ड है। ओके, डन? यस और नो? चल सकते हैं आगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आज का टारगेट लिख देता हूं मैं, टूडेज टारगेट। सेक्शन 10 कंप्लीट करेंगे, उसमें बस कुछ स्टोरीज बची थी वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 आज स्टार्ट करेंगे, अल्टरेशन ऑफ एमओए, और सेक्शन नंबर 16 करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। बस मुझे लगता है इतना भी कर लिया तो बहुत हो जाएगा, ठीक है, इतना भी कर लिया तो बहुत हो जाएगा। सेक्शन 10 अफेक्ट ऑफ एमओए, ये 3 हमारा आज का टारगेट है। क्या हम कंप्लीट कर पाएंगे? द आंसर इज नो। मैं पहले ही बता देता हूं कि कंप्लीट तो हम आज तक कभी कुछ नहीं कर पाए हैं, बट हम हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि शायद एक दिन आए जब हम कंप्लीट कर लेंगे। चैट नहीं चल रही है मुझे लग रहा है, क्या चैट नहीं चल रही है? चलो छोड़ो, चले ना चले उससे क्या है। आज लगता है चैट में कुछ दिक्कत आ रही है, बच्चे बता भी रहे थे अनऑथोराइज्ड यूजर लिखा आ रहा है, कुछ बच्चे बता रहे थे।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सेक्शन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बारी मैं रिवाइज करा देता हूं कि सेक्शन नंबर 10 में क्या लिखा था, फिर जो हमारी केस लॉस बचे हुए थे, जो स्टोरीज बची हुई थी, उनको आप एक बारी सुन लेना। एग्जाम के लिए वो स्टोरीज इतनी रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको ठीक लगी तो ताली बजा देना, नहीं ठीक लगी तो गाली बजा देना, ठीक है। चलिए ओके सर, आइए। सेक्शन नंबर 10 कहता है, सेक्शन नंबर 10 बात करता है अफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। वो ये बोलता है जब कंपनी का एमओए और एओए आरओसी के पास रजिस्टर हो जाता है, जब किसी कंपनी का एमओए और एओए कंपनी का आरओसी के पास रजिस्टर हो जाता है, तो उस केस में मेरे बच्चा मेंबर्स को भी फॉलो करना पड़ता है। मेंबर्स बाइंड हो जाते हैं कंपनी को, मेंबर्स कंपनी को बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। मेंबर्स कंपनी को बाइंड हो जाते हैं, कंपनी बाइंड हो जाती है मेंबर्स को, और मेंबर्स आपस में भी बाइंड हो जाते हैं, मेंबर्स आपस में भी बाइंड हो जाते हैं। बस इतनी सी बात उसमें लिखी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, मेंबर्स कंपनी को बाइंड है, कंपनी मेंबर्स को बाइंड है, मेंबर्स मेंबर्स को बाइंड है, बट क्या यहां पर किसी आउटसाइडर की बात हो रही है? द आंसर इज नो। यहां पर किसी आउटसाइडर, क्या यहां पर लिखा है कि मेंबर्स डायरेक्टर्स को बाइंड है या डायरेक्टर्स मेंबर को बाइंड है? द आंसर इज नो। यहां पे मेंबर कंपनी, कंपनी मेंबर, मेंबर मेंबर, और इन्हीं सबके आपको एक एक केस लॉ दिया हुआ है हर सिनेरियो का किताब के अंदर, ताकि आप इस लाइन का मतलब समझ पाओ कि मेंबर्स बाइंड टू कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी बाइंड टू मेंबर्स का मतलब क्या है, और मेंबर्स बाइंड टू मेंबर्स का मतलब क्या है। इस केस लॉ का मतलब समझने के लिए, ठीक है, इन लाइंस का मतलब समझने के लिए एक एक केस लॉ आपको आपकी मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंबर्स बाइंड टू कंपनी से। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? मेंबर्स बाइंड टू कंपनी से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर क्या है? कल मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन कुछ बच्चों का कद्दू हो गया था, तो इसलिए हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 2.47, मेंबर्स बाइंड टू दी कंपनी, मेंबर्स बाइंड टू दी कंपनी। इस स्टोरी में क्या होता है, एक एक लाइन पढ़ेंगे और धीरे धीरे होले होले आगे चलेंगे। उन्होंने बोला एक कंपनी है स्टील ब्रोज एंड कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है स्टील ब्रोज एंड कंपनी लिमिटेड। उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज है, आर्टिकल्स में बड़े सारे क्लॉजेज होते हैं, उसमें एक बात मेंशन है। क्या मेंशन है? कि अगर इस कंपनी का कोई मेंबर बैंकरप्ट हो जाता है, यानी इनसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके शेयर्स ऐसे पर्सन को बेचे जाएंगे और उस प्राइस पे बेचे जाएंगे जो कंपनी के डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स मतलब कंपनी फिक्स करेगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? एक कंपनी है, एक कंपनी है स्टील ब्रोस एंड को लिमिटेड की, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर बैंकरप्ट हो जाता है, कोई भी मेंबर अगर बैंकरप्ट हो जाता है, तो उसके जो शेयर्स होते हैं, उसके जो शेयर्स होते हैं वो किसको दिए जाएंगे? ऐसे पर्सन को दिए जाएंगे और ऐसे प्राइस पर दिए जाएंगे जो कौन डिसाइड करेगा? कंपनी डिसाइड करेगी। और कंपनी के बिहाफ पर कौन डिसाइड कर रहा है? डायरेक्टर्स, बिकॉज कंपनी के तो हाथ पैर नहीं है ना, ठीक है, डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन यह आता है कि क्या अगर कोई मेंबर बैंकरप्ट हो जाता है तो उसे यह बात फॉलो करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन। और यही बात बेटा सेक्शन 10 बोलता है कि मेंबर्स, तुम कंपनी के मेंबर हो, तुमने कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, तो तुम बाइंड हो चुके हो कंपनी के एमओए और एओए से, और तुम्हें यह बात फॉलो करनी पड़ेगी, तुम्हें यह बात फॉलो करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या आगे स्टोरी में? स्टोरी में बेटा आगे हुआ, बोरलैंड भैया जो कंपनी के क्या थे? एक शेयर होल्डर थे, उन्हें एडजडिकेट पे लिख दीजिए डिक्लेयर्ड, उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया बैंकरप्ट। बोरलैंड अंकल जो कंपनी के मेंबर थे, कंपनी के शेयर होल्डर थे, उन्हें बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। जब भी कोर्ट किसी को बैंकरप्ट डिक्लेयर करता है तो उसके लिए एक और पर्सन अपॉइंट करता है जिसका नाम ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर होता है, बट यहां पर उसे क्या बोला गया? ट्रस्टी बोला गया।
तो हमने बोरलैंड का एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जिसका काम क्या है कि बोरलैंड के जितने भी पर्सनल एसेट्स थे उनको अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें सेल आउट करना और बोरलैंड की जितनी भी लायबिलिटीज थी उनको क्या करना, पे आउट करना, ये काम था। तो यहां पर जो एक मेंबर था दैट इज बोरलैंड, वो क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। तो कोर्ट ने किसे अपॉइंट किया, कोर्ट ने उसके ट्रस्टी को अपॉइंट किया जिसका काम क्या था, ट्रस्टी का काम था कि बोरलैंड के सभी एसेट्स को अपने कंट्रोल में लेकर बेचना, इंक्लूडिंग दीज शेयर्स, बिकॉज ये शेयर्स भी तो बोरलैंड को बिलोंग करते हैं, तो वो इन शेयर्स को बेचेगा, है ना। लेकिन ट्रस्टी का ये कहना था कि बोरलैंड जो है ना, बोरलैंड को ये वाला पोजीशन, ये वाला क्लॉज फॉलो करना जरूरी नहीं है, फॉलो करना जरूरी नहीं है। यानी हम अपनी मर्जी से पर्सन डिसाइड करेंगे, हम अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करेंगे, हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की इस बात को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा ट्रस्टी का कहना था। फिर यह केस कोर्ट में गया और जब यह केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब भी आप किसी के मेंबर बनते हैं तो आपको उसका आर्टिकल फॉलो करना जरूरी है, उसके आर्टिकल में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं वो मेंबर को फॉलो करने पड़ते हैं। और इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, आपको यह कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज मेंबर्स बाइंड टू द कंपनी बाय एओए एंड एमओए। तो यही बात उन्होंने आगे बोली। ट्रस्टी ने क्लेम करा कि बोरलैंड वाज नॉट बाउंड, बोरलैंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है ये उसकी लिबर्टी है, मतलब फ्रीडम है, उसकी मर्जी भाई, वो अपना शेयर क्यों बेचेगा तुम्हारे प्राइस डिसाइड करने पे, वो तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, जो भी ट्रू वैल्यू होगी उस पर बेचेगा, डायरेक्टर्स जो डिसाइड करेंगे उस पर नहीं बेचेगा, कंपनी जो डिसाइड करेगी उस पर नहीं बेचेगा। बट कोर्ट में यह डिसीजन दिया गया कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और वो ओरिजिनल इंसिडेंट है शेयर्स का, यानी शेयर्स अपनी सारी पावर्स किससे डिराइव करते हैं, कंपनी के आर्टिकल्स और कंपनी के एमओए से डिराइव करते हैं। और क्योंकि बोरलैंड ने जब शेयर खरीदे थे तो इसी टर्म्स एंड कंडीशन पर खरीदे थे कि वो आर्टिकल्स को फॉलो करेगा, वो इंप्लाइड है। सो अब ये इंपॉसिबल है ये कहना कि हम उन टर्म्स एंड कंडीशन को ऑब्जर्व यानी फॉलो, कि हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते। यानी बोरलैंड अंकल को, चाहे बोरलैंड हो चाहे बोरलैंड का ट्रस्टी हो, क्योंकि ट्रस्टी भी बोरलैंड के लिए काम कर रहा है, तो उसे ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, उसे उस पर्सन को और उस वैल्यू पे बेचना पड़ेगा जो कंपनी डिसाइड करेगी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। ये एक स्टोरी थी जो हमारे फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करती है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, कंपनी टू दी मेंबर। नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट जो होता है दैट इज कंपनी बाइंड हो जाती है टू दी मेंबर, कंपनी बाइंड हो जाती है टू दी मेंबर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के 6th क्लॉज में, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के 6th क्लॉज में लिखा था कि कंपनी कैन पे डिविडेंड, कंपनी कैन पे डिविडेंड टू मेंबर्स। और हमेशा याद रखना, जो डिविडेंड कंपनीज एक्ट के अंदर पे किया जाता है वो कौन सी फॉर्म में पे किया जाता है, कैश में या काइंड में, कैश में या काइंड में, हमेशा याद रखना वो किस में पे किया जाता है, इन कैश पे किया जाता है। अब इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने अपने मेंबर्स को डिविडेंड बोल के, डिविडेंड बोला कि हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, बट क्या दे दिया, कैश की जगह दे दिया डिबेंचर्स। क्या दे दिया, कैश की जगह डिबेंचर्स दे दिए, डिबेंचर्स दे दिए, यानी मेंबर्स को डिबेंचर इशू कर दिए। 500 करोड़ रुपए का डिविडेंड देना था तो पैसे तो दिए नहीं, डिबेंचर्स दे दिए। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, या कंपनी को भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो करना पड़ेगा और कंपनी को मेंबर्स को डिविडेंड कैश में, कैश में मतलब बैंक अकाउंट से भी दे सकते हो, कैश का मतलब कैश की रोकड़े की बात नहीं हो रही है यहां पर, बैंक अकाउंट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट देना मनी फॉर्म में होगा, देना मनी फॉर्म में होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते डिबेंचर पकड़ा दिया, बिल्डिंग पकड़ा दी, फ्लैट पकड़ा दिया, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी इज बाइंड टू दी मेंबर्स, कंपनी इज बाइंड टू दी मेंबर्स, उसे वो फॉलो करना पड़ेगा। और यही बात यहां पर इस केस लॉ में मेंशन है। द आर्टिकल्स ऑफ दिस कंपनी प्रोवाइडेड, मेंशन था कि डायरेक्टर्स अगर चाहें तो वो जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेकर, किसका, मेंबर्स का अप्रूवल लेकर डिविडेंड पे कर सकते हैं,
मेंबर्स को डिविडेंड पे कर सकते हैं, मेंबर को पे यानी कैश में पे करेंगे। इंस्टेड ऑफ पेइंग, कैश में देने की जगह कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कैश में देने की जगह रेजोल्यूशन पास करके उन्हें किस में दे दिया, डिबेंचर्स में दे दिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए उन्हें। इन दिस एक्शन बाय मिस्टर वुड, ये जो डायरेक्टर ने काम किया है, मेंबर उन्हें रोकना चाहते हैं। मेंबर क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टर्स को रोकना चाहते हैं। डायरेक्टर, ओ डायरेक्टर, तुम हमें कैश में नहीं दोगे, तुम हमें कैश में कैश में नहीं, तुम हमें डिबेंचर्स में नहीं दोगे, तुम्हें हमें कैश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाइंड हो, तुम कंपनी बाइंड है अपने आर्टिकल्स को फॉलो करने के लिए, अपने आर्टिकल्स को फॉलो करने के लिए। तो यही क्वेश्चन आया कि क्या इस केस में कंपनी आर्टिकल्स को फॉलो कर रही है या नहीं। बिकॉज यहां पर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि जनरल मीटिंग में अप्रूव करवाकर वो डिविडेंड दे सकती है, तो प्राइमा फेसी इसका मतलब क्या है कि वो कैश में ही देना चाहिए। और कंपनी जो डिबेंचर दे रही है वो कैश की पेमेंट नहीं है, वो कैश की पेमेंट नहीं है। तो इस तरह से आप आर्टिकल्स को तोड़ रहे हो। तो क्या कंपनी आर्टिकल्स को तोड़ रही है? द आंसर इज यस। इस केस में कंपनी आर्टिकल्स को तोड़ रही है। उसे कैश में पे करना चाहिए था, बट वो कैश की जगह काइंड में पे कर रही है, डिबेंचर्स दे रही है, क्या बिल्डिंग दे रही है। ये सब चलेगा नहीं, ये सब चलेगा नहीं। क्या ये पॉइंट ओके है इस स्टोरी का? कशिश जैन, सर फाउंडेशन वाले कॉन्सेप्ट कब खत्म होंगे? क्या बेटा ये फाउंडेशन वाला कॉन्सेप्ट है? चलिए ओके बोल दीजिए, फिर आगे चलेंगे थर्ड पर। चलिए डन 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 डन। आज चैट में मुझे सच में इशू दिख रहा है, बट ठीक है। चलिए आइए थर्ड चलते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है मेंबर्स बाइंड टू दी मेंबर्स, मेंबर्स बाइंड टू दी मेंबर्स, कि मेंबर्स और मेंबर्स भी सारे मेंबर्स बाइंड हो जाएंगे किसके लिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए को फॉलो करने के लिए। अब मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर कोई मेंबर अपना शेयर बेचना चाहता है, अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो किसे ट्रांसफर करेगा? वो ट्रांसफर करेगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। वो कंपनी के किसको ट्रांसफर करेगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेल करेगा। अब मान लीजिए एक मेंबर है कंपनी का, एक कंपनी है जिसमें मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी क्या है? मेंबर हैं। और ये कौन है? मेंबर्स। और ये कौन है? मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ कौन है? डायरेक्टर्स। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है? मान लीजिए मिस्टर ए अपने शेयर बेचना चाहता है। मिस्टर ए क्या बेचना चाहता है? अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है। तो एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे अपने शेयर किसको बेचने हैं? उसे अपने शेयर बेचने हैं कंपनी के डायरेक्टर्स को बेचने हैं, यानी डीईएफ को उसे अपने शेयर्स बेचने हैं, क्योंकि कंपनी के वो डायरेक्टर्स हैं। लेकिन डायरेक्टर्स शेयर लेने से मना कर रहे हैं। डायरेक्टर क्या लेने से मना कर रहे हैं? शेयर लेने से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेक्शन 10 कहता है कि मेंबर्स के आपस में बाइंड है, मेंबर्स डायरेक्टर बाइंड नहीं है। मतलब मेंबर्स इज बाइंड टू दी मेंबर और मेंबर के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, बट मेंबर और डायरेक्टर के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि हम डायरेक्टर हैं तो हम इससे बाइंड नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। क्या डीईएफ मना कर सकते हैं शेयर्स लेने से?
क्योंकि वो कंपनी के मेंबर नहीं है? द आंसर इज यस, वो मना कर सकते हैं। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि सेक्शन 10 किसके बीच में रिलेशन बताता है? किसके बीच में? मेंबर्स कंपनी के, कंपनी मेंबर्स के और मेंबर्स के बीच में रिलेशन बताता है। वो डायरेक्टर्स को, वो एम्प्लॉइज के बारे में बात नहीं करता। तो क्या डायरेक्टर मना कर सकते हैं? द आंसर इज यस, डायरेक्टर्स मना कर सकते हैं, डायरेक्टर मना कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं केस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं आपके लिए, अगर मैं बोलूं एक कंपनी है जिसमें मेंबर्स हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ कंपनी के मेंबर्स हैं, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो है मिस्टर डी यानी ये वाला, मिस्टर ई यानी ये वाला, और मिस्टर एफ यानी ये वाला। ठीक है। और अब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि कोई भी मेंबर अगर अपने शेयर बेचना चाहता है तो उसे बेचने हैं डायरेक्टर्स को, उसे बेचने हैं डायरेक्टर्स को। तो अब मान लीजिए इस केस में अगर मिस्टर ए अपने शेयर्स बेचना चाहता है डीईएफ डायरेक्टर्स को, क्या वो अब मना कर सकते हैं या अब वो मना नहीं कर सकते? क्योंकि वो कंपनी में डायरेक्टर भी हैं और कंपनी में मेंबर भी हैं। तो अगर वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में मना कर रहे हैं, बट मेंबर तो है ना, क्योंकि वो डायरेक्टर कम मेंबर हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर भी हैं और मेंबर भी हैं, क्या अब डीईएफ मना कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज मेंबर्स बाइंड्स दी अदर मेंबर्स। सेक्शन 10 बोलता है मेंबर्स बाइंड दी अदर मेंबर्स, यानी अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो होगा और मिस्टर ए अपने शेयर किसको दे देगा? डायरेक्टर्स को दे देगा। मिस्टर ए अपने शेयर्स किसको दे देगा? डायरेक्टर को। सर किस रेशो में देगा? डी को कितने देगा? ई को? बेटा आर्टिकल्स में लिखा है इक्वली देगा। ठीक है, ओके सर। और यही बात यहां पर लिखी हुई है। सारे बच्चे एक बार खुद से रीड करके देखिए, जस्ट रीड इट बाय योरसेल्फ। सेम, लेकिन यहां पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो केस 2 का दिया हुआ है, जहां पर डायरेक्टर्स मेंबर्स भी थे, और डायरेक्टर्स भी थे। उस केस का एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है। केस 1 के बारे में यहां पर बताया नहीं है, केस 1 के बारे में यहां पर बताया नहीं है। ठीक है, एक बारी प्लीज खुद से रीड कर लेंगे और मुझे बताइए क्या ये पॉइंट आपको समझा कि नहीं। इधर हो जाऊं थोड़ा। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। यहां पर कौन से वाला केस है? क्योंकि डायरेक्टर्स मेंबर्स भी थे, इसीलिए उन्हें पकड़ा गया। अगर इस केस में डायरेक्टर्स मेंबर ना होते ना, डायरेक्टर्स अगर मेंबर ना होते तो फिर उन्हें शेयर खरीदने की जरूरत नहीं थी, डन। चलूं आगे, इसे पढ़ देता हूं एक बारी। यस सर, डन डना डन 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 डना डन डन। चलिए, तो कंपनी में एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था रेफील्ड, कंपनी के आर्टिकल के क्लॉज नंबर 11 में लिखा था कि अगर वो अपने शेयर बेचना चाहता है तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा? कंपनी के डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा कि मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं। और आगे लिखा था
कि वो शेयर्स कौन खरीद लेगा, डायरेक्टर उन शेयर्स को इक्वली खरीद लेंगे बिटवीन देम एट अ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पर वो खरीद लेंगे। तो जैसे ही रेफील्ड को यह पता चला, रेफील्ड ने डायरेक्टर को इन्फॉर्म करा कि मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं, भैया प्लीज खरीद लो। लेकिन डायरेक्टर ने खरीदने से मना कर दिया, कह रहे हैं हम तुम्हारे शेयर्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिर्फ मेंबर्स को बाइंड करता है, डायरेक्टर्स को बाइंड नहीं करता, डायरेक्टर्स को बाइंड नहीं करता है, इसीलिए हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब यह केस कोर्ट में गया तो उनका यह वाहियात आर्ग्यूमेंट सेट असाइड कर दिया गया, मतलब कह दिया गया बेकार बातें कर रहे हो। कोर्ट ने कहा कि देखो, क्योंकि तुम डायरेक्टर तो हो लेकिन साथ में तुम कंपनी के मेंबर्स भी तो हो, और क्योंकि तुम कंपनी के मेंबर्स हो इसीलिए तुम आर्टिकल से बाइंडेड हो, और क्योंकि तुम आर्टिकल से बाइंडेड हो अकॉर्डिंगली डायरेक्टर्स को, क्योंकि वो मेंबर है, क्योंकि वो कंपनी में मेंबर है, इसीलिए उन्हें फोर्स किया गया कोर्ट के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा, कि उन्हें रेफील्ड के शेयर फेयर वैल्यू पर खरीदने पड़ेंगे, रेफील्ड के शेयर फेयर वैल्यू पर खरीदने पड़ेंगे। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि कंपनी मेंबर्स को बाइंड होती है, मेंबर्स कंपनी को बाइंड होते हैं, मेंबर्स मेंबर्स को बाइंड होते हैं, लेकिन अदर देन मेंबर कोई और पर्सन बाइंड नहीं कर सकता, कोई और पर्सन बाइंड, यानी सिर्फ डायरेक्टर बाइंड नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगेन ये एग्जांपल थोड़ा सा हाई लेवल है, अगर आपको पीछे के तीनों एग्जांपल समझे हैं तो ये वाला एग्जांपल आपको समझ आएगा, वरना ये एग्जांपल हो सकता है कद्दू हो जाए। ठीक है, चलिए, इसमें आपके एग्जांपल में एक ही केस दिया हुआ है, बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दो केस लूंगा। एग्जांपल में कितना केस दिया हुआ, एक केस दिया हुआ, बट आप बेटर अंडरस्टैंड करो इसलिए मैं कितने केस लूंगा, दो केस, केस 1, केस 2। केस 1 जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, केस 2 जो मॉड्यूल में नहीं दिया है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, मॉड्यूल में नहीं दिया। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि मिस्टर गुरप्रीत will remain director of this company till अभी क्या चल रहा है 2024, कब तक जीऊंगा मैं, कब तक जी लूंगा मैं यार, 2070 लिख देते हैं, 2070 तक, ठीक है, टिल 2070 मिस्टर गुरप्रीत सर जो हैं वो इस कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे टिल 2070। ठीक है, ये ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ है, 2070 तक उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, ऐसा लिखा हुआ है। ओके सर, अब यहां पर गुरप्रीत सर क्या है, करंटली गुरप्रीत सर कंपनी के क्या है, ओनली डायरेक्टर है। क्या है, ओनली डायरेक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है सेक्शन 10 जब हमने पढ़ा ना, सेक्शन 10 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर, हमने सेक्शन 10 पढ़ा। सेक्शन 10 हमने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि कंपनी मेंबर्स को बाइंड होती है, मेंबर्स कंपनी को बाइंड होते हैं, और मेंबर्स मेंबर्स में बाइंड होते हैं। क्या वहां पर यह लिखा था कि कंपनी डायरेक्टर्स को बाइंड होती है? क्या सेक्शन 10 के अंदर यह बात लिखी है कि कंपनी बाइंड्स टू दी डायरेक्टर? ऐसी बात तो लिखी ही नहीं है, ऐसी बात तो नहीं लिखी है। तो क्या कंपनी गुरप्रीत सर को रिमूव कर सकती है, भले ही उसके आर्टिकल में यह लिखा है कि गुरप्रीत सर डायरेक्टर रहेंगे? द आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज कंपनी इज नॉट बाउंड टू दी डायरेक्टर्स या एनी पर्सन अदर देन दी मेंबर्स। एनी पर्सन अदर देन दी मेंबर्स के लिए वो बाइंड नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो 2024 में ही डायरेक्टर को निकाल सकती है। उसका जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो होगा, वो प्रोसीजर फॉलो जो भी कंपनीज एक्ट में दिया होगा, बट निकाला जा सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं केस 2 की, केस 2 में क्या हुआ, एक्स लिमिटेड थी, एक्स लिमिटेड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सेम बात लिखी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सेम बात लिखी है कि गुरप्रीत सर डायरेक्टर रहेंगे कंपनी के टिल 2070। लेकिन यहां पर इस केस में मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, गुरप्रीत सर कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और गुरप्रीत सर कंपनी के मेंबर भी हैं, गुरप्रीत सर कंपनी के
डायरेक्टर भी हैं, गुरप्रीत सर कंपनी के मेंबर भी हैं। क्या कंपनी अब इस पॉइंट से बाइंड हो जाएगी? क्या कंपनी अब इस पॉइंट से बाइंड हो जाएगी? बिकॉज कंपनी इज बाउंड टू दी मेंबर एंड गुरप्रीत सर इस केस में क्या है? कंपनी के मेंबर है। तो सेक्शन 10 बोलता है कंपनी इज बाउंड टू दी मेंबर, कंपनी इज बाउंड टू दी मेंबर। और क्योंकि यहां पर गुरप्रीत सर मेंबर हैं तो इस केस में तो कंपनी बाइंड होगी, बट यहां पर गुरप्रीत सर क्या थे? सिर्फ डायरेक्टर थे, तो उस केस में कंपनी बाइंड नहीं थी। बिकॉज सेक्शन 10 सिर्फ किसके बीच में बाइंडनेस लेकर आता है? मेंबर मेंबर कंपनी, मेंबर मेंबर कंपनी के बीच में लाता है, मेंबर कंपनी के बीच में लेकर आता है। सो यही बात यहां पर लिखी है। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी थी जिसका नाम था टाला ला त्रिनिदैद, कैसे नाम बोलते हैं पता नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था एक कंपनी का, जिसमें क्लॉज में लिखा था कि ब्राउन अंकल जो है कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे और उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। कब तक? 1888 तक उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन उन्हें कंपनी ने निकाल दिया लात मार के, कंपनी ने उन्हें लात मार के पहले ही निकाल दिया। तो ब्राउन अंकल ने कंपनी पर केस कर दिया कि तुम्हारे आर्टिकल्स में जब लिखा था कि मैं 1888 तक रहूंगा तो तुमने मुझे पहले कैसे निकाल दिया? उसने केस फाइल कर दिया कंपनी को स्टॉप करने से कि तुम मुझे डायरेक्टर की पोस्ट से नहीं निकाल सकते। तो कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और मेंबर्स के बीच में। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डायरेक्टर एंड द कंपनी, यानी ब्राउनी और कंपनी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल से नहीं आता। सो नो आउटसाइडर, यानी डायरेक्टर कैन नॉट इन्फोर्स आर्टिकल, डायरेक्टर इन्फोर्स नहीं कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट। भले ही उसे राइट्स, भले ही ब्राउनी को राइट्स मिले थे आर्टिकल से, बट वो इन्फोर्स नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कब इन्फोर्स कर पाता? जो यहां पर मिसिंग है एग्जांपल में, वो कब इन्फोर्स कर पाता? अगर ब्राउनी कंपनी का मेंबर भी होता ना, अगर ब्राउनी कंपनी का मेंबर भी होता तो वो इन्फोर्स कर पाता। लेकिन यहां पर क्योंकि वो केवल क्या था? ओनली डायरेक्टर था, इसीलिए वो इन्फोर्स नहीं कर पाया है। और हमने जो, अब कुछ बच्चे ना पुराने एग्जाम्पल में जाएंगे, इंट्रेंचमेंट के एग्जाम्पल पे। याद है इंट्रेंचमेंट का एग्जाम्पल? हाँ सर याद है ना, इंट्रेंचमेंट का एग्जाम्पल याद है। उसमें हमारे केस में गुरप्रीत सर मेंबर भी थे, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो इतना ही बस आपको ध्यान देना था। ये 3 स्टोरीज है, अगर आपको समझ आ गई ओके, नहीं भी आई तो एग्जाम के लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको डिटेल में बताने की, जितनी डिटेल में आप जानना चाहिए था उतना मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, अगर आप इजाजत देंगे। अब आएगा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एग्जाम के लिए, सेक्शन 10 पे कभी क्वेश्चन नहीं आता है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है उस पर क्वेश्चन आता है, दैट इज सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं सर, वो तो 5 था। सेक्शन नंबर 13 बोलता है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या है? किसी चीज को ऐड करना, किसी चीज को डिलीट करना, यस और नो, या किसी चीज को मॉडिफाई करना। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, बदलाव लाना। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो बदलाव लाना किसमें? अगर कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना चाहती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना चाहती है, तो उसे सेक्शन 13 के प्रोसीजर को फॉलो करना है। सेक्शन 13 के प्रोसीजर को फॉलो करके कंपनी अपने एमओए के अंदर चेंज ला सकती है। यहां पर हम क्या सीखेंगे? चेंज इन नेम क्लॉज सीखेंगे, चेंज इन नेम क्लॉज, चेंज इन नेम क्लॉज, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज सीखेंगे, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज सीखेंगे, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज सीखेंगे, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज सीखेंगे, चेंज इन लाइबिलिटी क्लॉज सीखेंगे, चेंज इन लाइबिलिटी क्लॉज सीखेंगे, चेंज इन कैपिटल क्लॉज सीखेंगे। भाई एमओए के अंदर जितने भी क्लॉज है सब लिख दो। चेंज इन
एसोसिएशन क्लॉज, लेकिन एसोसिएशन क्लॉज ना चेंज ही नहीं होता है, एसोसिएशन क्लॉज चेंज ही नहीं होता है, तो फिर इसके बारे में सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट, चेंज इन नॉमिनी क्लॉज। चेंज इन नॉमिनी क्लॉज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सारे बच्चे बताओ, क्या नॉमिनी क्लॉज चेंज करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं? अगर नॉमिनी चेंज करना है तो मेंबर क्या करेगा, 1% कंपनी को बताएगा, 1% कंपनी आरओसी को बताएगी। अगर नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, नॉमिनी ओपीसी को बताएगा और 1% कंपनी को बताएगा, और वो जो मेंबर है वो फिर से एक नया नॉमिनी अपॉइंट कर देगा। तो ये भी हमें यहां पर सीखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में हमें जो पॉइंट सीखने हैं वो ये सीखने हैं। यस और नो? यस और नो? यस सर, इन लाइन का मतलब आपको समझना जरूरी है। सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है, चेंज इन नेम क्लॉज का क्या मतलब है। चेंज इन नेम क्लॉज का मतलब पता है आपको क्या है? चेंज इन नेम क्लॉज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है। जैसे गुरप्रीत सर ने कहा अलग सर को, गुरप्रीत सर ने अलग सर को कहा कि देखो, आपकी कंपनी का नाम क्या है? फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, है ना? आपकी कंपनी का नाम है फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड है। सर सच बताओ ना, आपने जब कंपनी खोली थी तब आप फिजिक्स फिजिक्स में ये सब पढ़ाना चाहते थे, बट आज की तारीख में आप हर कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं। आप सीए में पढ़ा रहे हैं, आप कॉमर्स में पढ़ा रहे हैं, आप आर्ट्स में पढ़ा रहे हैं, आप यूपीएससी में पढ़ा रहे हैं, आप वो टेट वगैरह बहुत सारी कैटेगरीज है जहां पर आज आप पढ़ा रहे हैं। इसको नाम चेंज कर दो। इस कंपनी का नाम पता आप क्या कर दो? पढ़ाई वाला प्राइवेट लिमिटेड कर दो। पढ़ाई वाला प्राइवेट लिमिटेड, ताकि लोगों को लगे कि बस यहां पढ़ाई हो रही है। किस चीज की पढ़ाई हो रही है ये नहीं पता, किस चीज की पढ़ाई हो रही है ये नहीं हो रहा। तो यहां पर जब हमें चेंज करना होगा तो हमें कंपनी का, अगर तुम फिजिक्स वाला का एमओए देखोगे, उसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा होगा द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी इज फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। हमने कहा नहीं सर, इसे चेंज करके आप क्या करिए, फिजिक्स वाला की जगह यहां पे लिखवा दीजिए पढ़ाई वाला। तो हम ये करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है नेम क्लॉज में चेंज लाना। यहां पर कंपनी का नाम, और कंपनी का नाम चेंज करना मतलब कंपनी के एमओए के अंदर उसके नाम को चेंज करना, उसके नाम को चेंज करना। तो पहले ये समझो कि रट्टा मत लगाओ। चेंज इन नेम क्लॉज का मतलब है कि एमओए जो डॉक्यूमेंट जो बन चुका है, जो आरओसी के पास रजिस्टर हो चुका है, उस डॉक्यूमेंट में हम क्या ला रहे हैं? बदलाव ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, तो यह मतलब होता है। सिमिलरली आगे चलूं क्या? हां सर आगे चलो। सेकंड, जैसे हमने बोला चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मैं यहां पर आपको 4 सिचुएशन दूंगा। 4 सिचुएशन, आप मुझे बताना कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, क्लॉज चेंज होगा या नहीं होगा। मान लीजिए करंटली, करंटली कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, करंटली कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है एफसी रोड, एफसी रोड पुणे, एफसी रोड पुणे 411006 महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है। केस वन, केस वन, कंपनी क्या करना चाहती है? एफसी रोड से थोड़ी सी दूर एक और गली है, एक और गली है यरवाड़ा, यहां पर अपना शिफ्ट करना चाहती है। यरवाड़ा पुणे 411006 महाराष्ट्र। क्या इस केस में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज होगा या नहीं होगा? सोचकर बताइए, दिमाग लगाकर बताइए, फिर मैं केस 2 पर जाऊंगा।
तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखा होता है। पहले याद करो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में लिखा होता है द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी is situated in state of महाराष्ट्र, इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यही लिखा होता है। मैंने आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज दिखाया था ना, वहां पर यही तो लिखा होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे बच्चा क्या ये चेंज करने के लिए, क्या एफसी रोड से यरवाड़ा ले जाने के लिए, एफसी रोड स्टेट सेम है, एफसी रोड से सिर्फ एक गली छोड़कर क्या यहां पर सेक्शन 13 लगेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि एमओए के अंदर कोई चेंज ही नहीं हुआ। पहले भी महाराष्ट्र था, अब भी महाराष्ट्र है, तो एमओए में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि एमओए में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सेक्शन 13 is not applicable, section 13 is not applicable, section 13 यहां पर नहीं लगता। यहां पर हम क्या लगाएंगे? सेक्शन 12 लगाएंगे। सेक्शन 12 किस चीज का है? रजिस्टर्ड ऑफिस का ही सेक्शन है, रजिस्टर्ड ऑफिस का ही सेक्शन है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सेक्शन 12, तो वो लगेगा, ना कि सेक्शन 13। क्यों नहीं लगेगा? लॉजिक समझो, बिकॉज कंपनी का एमओए चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज कंपनी का एमओए चेंज नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में पहले भी था, महाराष्ट्र में अब भी है, तो यहां पर चेंज क्यों करेंगे? यहां पर चेंज क्यों करेंगे? यस और नो? अब मान लीजिए ये तो सेम सिटी था, ये तो सेम सिटी था, अब मैं सिटी चेंज कर देता हूं, अब मैं सिटी चेंज कर देता हूं। सिटी केस के अंदर अगर मैं यहां पर चला जाऊं, हम जा रहे हैं चांदनी चौक, चांदनी चौक कोल्हापुर, चांदनी चौक कोल्हापुर जा रहे हैं। ठीक है, चांदनी चौक कोल्हापुर जा रहे हैं। कोल्हापुर भी कहां पर आता है? महाराष्ट्र में ही आता है, यानी यहां पर सिटी चेंज हो गई। हम पुणे से कहां चले गए? कोल्हापुर चले गए। सारे बच्चे बताओ, क्या एमओए चेंज होगा? अगेन एमओए चेंज नहीं होगा मेरे बच्चा, क्योंकि महाराष्ट्र अभी भी महाराष्ट्र है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगेन सेक्शन 13 नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, केस 3, केस 3 मान लीजिए हम जाना चाहते हैं विभूति खंड, विभूति खंड गोमती नगर, गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर हम जाना चाहते हैं विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्या अब हमें चेंज करना पड़ेगा? यहां पर अब महाराष्ट्र काट के क्या लिखना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश लिखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। तो जब स्टेट चेंज होता है, जब स्टेट चेंज होता है तब एमओए में चेंज आएगा। तो यहां पर चेंज हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लॉज में, और यहां पर लगेगा सेक्शन नंबर 13, यहां पर लगेगा सेक्शन नंबर 13। आई होप ये पॉइंट अब आपको समझ आ गया होगा। यस और नो? ठीक है, क्या अब आपको क्लियर है? यस सर, अब हमें क्लियर है, अब आप पढ़ा सकते हैं सर सेक्शन 13। तो बेटा सेक्शन 13 को ना हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं। दो पार्ट्स में मतलब, एक एमओए को चेंज करने का जनरल रूल है। एमओए को चेंज करने का क्या है? सेक्शन 13 के अंदर जनरल रूल दिया हुआ है, और कुछ हमें दिए हुए हैं स्पेसिफिक रूल्स, कुछ दिए हुए हैं स्पेसिफिक रूल्स। नॉर्मली जिस चीज के चेंज का, जिस चीज के चेंज का स्पेसिफिक रूल नहीं दिया है, वहां पर क्या लगेगा? जनरल रूल लगेगा। अभी आपको यह बात समझ नहीं आएगी, बट जैसे जैसे मैं केसेस को आगे लेकर जाऊंगा तब आपको यह पॉइंट धीरे धीरे होले होले मध्य मध्य समझ आने लगेंगे, मध्य मध्य समझ आने लगेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ने से। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट।
ये काट देंगे, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू की बातें हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे सब सेक्शन 1 से। सारे बच्चे पेज नंबर 2.49 खोल लेंगे। क्या बोला है? सबसे पहले यहां पर दिया है, सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल रूल क्या बोलता है भाई? सारे बच्चे ध्यान देंगे। कंपनी में, कंपनी अगर चाहे तो अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है अपने एमओए में लिखी हुई बातों को, ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कौन सा अप्रूवल लेना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जनरल रूल क्या आ गया बेटा? जनरल रूल ये बोलता है कि अगर कंपनी अपने एमओए को चेंज करना चाहती है, अगर कंपनी अपने एमओए को चेंज करना चाहती है तो हमें मेंबर्स का कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर कंपनी अपने एमओए को चेंज करना चाहती है। और आगे उन्होंने बताया इस रेजोल्यूशन की कॉपी, इस रेजोल्यूशन की कॉपी हमें फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के साथ। किसके साथ फाइल करनी पड़ेगी? आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी, आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी। दिस इज द जनरल रूल टू चेंज दी एमओए, टू चेंज दी। तो अगर कोई कंपनी अपने एमओए के अंदर बदलाव लाना चाहती है तो मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी को फाइल कर दो, आपका एमओए चेंज हो गया, आपका एमओए चेंज हो गया। और यही बात आगे लिखी हुई है कि कंपनी शॉल फाइल with the ROC the copy of that special resolution, the copy of the special resolution। अब आता है सबसे पहला स्पेसिफिक रूल जो किसके लिए बना है? कंपनी के नेम चेंज। अगर कोई कंपनी नेम चेंज करना चाहती है तो सेक्शन 13 में उसका एक अलग से प्रोविजन बनाया हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर सेक्शन 13 में नेम चेंज करने के लिए, नेम चेंज करने के लिए अलग से प्रोविजन बनाया हुआ है, तो इस केस में क्या हम जनरल रूल फॉलो करेंगे या स्पेसिफिक रूल जो नेम चेंज करने के लिए बनाया गया वो फॉलो करेंगे? स्पेसिफिक वाला अगर नेम चेंज करने के लिए बनाया हुआ है तो हम फिर उसे फॉलो करने वाले हैं, हम फिर उसे फॉलो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी से। सबसे पहले आता है चेंज इन नेम क्लॉज। चेंज इन नेम क्लॉज। जब भी कंपनी अपना नाम चेंज करती है, जब भी कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो दो वजह से चेंज करेगी। कितनी वजह से? दो वजह से। एक कंपनी वॉलेंटरी अपना नाम चेंज कर रही है, एक कंपनी क्या कर रही है? अपनी मर्जी से अपना नाम चेंज कर रही है। और दूसरा कंपलसरी नाम चेंज कर रही है। क्या चेंज कर रही है? कंपलसरी नाम उससे वो बदलना नहीं चाहती लेकिन जबरदस्ती उससे नाम चेंज करवाया जा रहा है, नाम चेंज करवाया जा रहा है। सेक्शन 13 कब लगता है? सेक्शन 13 यहां पर लगेगा जब कंपनी अपनी मर्जी से, जब मैं अलग सर को बोलूंगा कि अलग सर आप अपनी कंपनी का नाम फिजिक्स वाला से पढ़ाई वाला क्यों नहीं कर लेते? अलग सर कह रहे हैं यार सजेशन तो अच्छा है, कर लेना चाहिए। तो यहां पर कंपनी जो है खुद से नेम चेंज करना चाहती है तो हम कौन सा सेक्शन लगाएंगे? सेक्शन नंबर 13 लगाएंगे और इसका प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। इसका प्रोसीजर क्या है? एक बेसिक सा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं, बेसिक सा। पहले हम लोग प्रोसीजर समझ लेते हैं फिर किताब से पढ़ेंगे। मान लीजिए इसी एग्जांपल पे चलते हैं कि कंपनी अपना नाम फिजिक्स वाला से, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड से पढ़ाई वाला प्राइवेट लिमिटेड करना चाहती है, खुद से करना चाहती है, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन नंबर 13 लगेगा, सेक्शन नंबर 13। इसमें कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है ना एप्लीकेशन फाइल करती है। किसके पास एप्लीकेशन फाइल करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर को डेलीगेट कर दिया हमेशा की तरह। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करती है किस चीज की? कि हम अपना नेम चेंज करना चाहते हैं और उनसे लेना पड़ता है अप्रूवल। जब तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकती। जैसे ही हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है हम क्या करते हैं? आरओसी को
इस अप्रूवल की कॉपी दे देते हैं, आरओसी को इस अप्रूवल की कॉपी दे देते हैं और आरओसी हमारे न्यू नेम को क्या कर लेती है, रजिस्टर कर लेती है, न्यू नेम को रजिस्टर कर लेती है और हमें एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है। बट इस एप्लीकेशन के साथ हमें बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, हमें बड़े सारे क्या देने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स कब आएंगे, जब कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स को बनाएगी। जैसे हमें एसआर देना पड़ता है, बड़ी सारी अभी हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, वो हमें देना पड़ेगा और कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। कंपनी का नाम एमओए में क्या हो जाएगा, फिजिक्स वाला से क्या हो जाएगा, पढ़ाई वाला प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, पढ़ाई वाला प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। तो यही बात यहां पर लिखी है, एनी चेंज, कोई भी चेंज अगर कंपनी में आप करना चाहते हो नाम का, अगर आप कंपनी का नाम बदलना चाहते हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन करेंगे, फॉर्म INC 24 में एप्लीकेशन करोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस काम को डेलीगेट कर दिया बेटा आरओसी को। कह रहा है देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं है, ये सब देखने का। आरओसी तुम देख लेना यार, तुम ही अप्रूवल दे देना। अब मुझे बताओ सोचकर, हमें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता था और उस अप्रूवल की कॉपी हमें आरओसी के साथ फाइल करनी होती थी। बट अब क्योंकि ये पावर डेलीगेट हो चुकी है आरओसी को, क्योंकि ये पावर किसको डेलीगेट हो चुकी है, आरओसी को डेलीगेट हो चुकी है। आरओसी से अप्रूवल लेकर आरओसी को फाइल करेंगे, क्या कुछ पागलपन नहीं लग रहा? सोच के देखो, पहले हम जाते थे सीजी के पास, अप्रूवल लेते थे और आरओसी के पास उसकी कॉपी जमा कराते थे। बट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब अप्रूवल आरओसी ही देगी, आरओसी से ही अप्रूवल मांग रहे हैं और आरओसी को ही अप्रूवल, उसी के अप्रूवल की कॉपी से दे रहा है। सर याद है आपने अप्रूवल दिया था, हाँ उसकी कॉपी। तो प्रैक्टिकली ये चीज अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि आरओसी ही अप्रूवल दे रही है। तो आरओसी को तो पता है ना ये अप्रूवल दिया हुआ है, तो अलग से फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट अभी भी एक्ट में लिखा हुआ है कि हमें आरओसी के साथ क्या फाइल करना पड़ता है, अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की कॉपी फाइल करनी पड़ती है। ओके, यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने, यार ये पॉइंट मुझे यार समझ नहीं आया। आप लोग इस पॉइंट को रीड करो और मुझे बताओ ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये पॉइंट क्या कहना चाह रही है, जरा एक बारी बताना, जरा एक बारी बताना। आएंगे प्रगति बेटा तुम्हारे डाउट पे, डोंट वरी, आएंगे मेरे बच्चा, डोंट वरी, तुम्हारा डाउट मैं आंसर कर दूंगा, थोड़ा सा वेट करो, अपने आप आंसर हो जाएगा। पढ़ लिया? संदीप बेटा जब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज, तब बात करेंगे दोस्त संदीप, ठीक है? अभी मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस पढ़ाया नहीं है। चलिए आइए, लेट मी ट्राई इट, मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हमने आपको सिखाया
कि अगर कंपनी अपना नेम चेंज करती है, अगर कंपनी अपना नेम चेंज करती है तो इस केस में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेना होता है? अप्रूवल लेना होता है। उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेना होता है? अप्रूवल लेना होता है। कोई भी कंपनी अगर अपना नेम चेंज करना चाहती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना होता है? अप्रूवल लेना होता है, अप्रूवल लेना होता है। यही बात, और ये पावर किसको डेलीगेट हो गई है? आरओसी को डेलीगेट हो गई है। बट मान लीजिए अगर मैं अपनी कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से चेंज कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में। अगर मैं अपनी कंपनी के नाम में ये क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया प्राइवेट वर्ड, या अगर मैं अपनी कंपनी के नाम में फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड से मैं इसको बना रहा हूं फिजिक्स वाला लिमिटेड, यहां पर मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया प्राइवेट वर्ड। यस और नो? तो मुझे बताओ यहां पर एक्चुअली में नाम चेंज हो रहा है कंपनी का या कंपनी का टाइप चेंज हो रहा है? सोच कर देखो, यहां पर कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है या कंपनी अपना टाइप? यहां पर कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हुई, इसीलिए प्राइवेट वर्ड ऐड हो गया। यहां पर कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुई, इसीलिए वो प्राइवेट वर्ड जो है हट गया। मतलब एक्चुअली में कंपनी का नेम चेंज नहीं हुआ, कंपनी का टाइप चेंज हुआ। तो जब कंपनी का टाइप चेंज होगा तो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कंपनी के टाइप को चेंज करने के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यहां पर हमें ये वाला अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल कब लेते हैं? जब कंपनी का नाम चेंज करते हैं। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? कंपनी का टाइप चेंज हो रहा है, और क्योंकि कंपनी का टाइप चेंज हो रहा है तो आपको नाम चेंज वाला अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यह बात इस पॉइंट में मेंशन है। हाउएवर नो अप्रूवल शॉल बी नेसेसरी, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी के नाम में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? या तो प्राइवेट वर्ड ऐड हुआ या तो प्राइवेट वर्ड डिलीट हो रहा है। और यह कब होगा? जब वो कन्वर्ट हो रही है एक टाइप ऑफ कंपनी से दूसरी टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, प्रोसीजर को फॉलो करके। तो वो प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। जो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी होने के लिए प्रोसीजर है वो फॉलो होगा, या प्राइवेट से पब्लिक, वो प्रोसीजर तो फॉलो होगा। लेकिन ये वाला अप्रूवल हमें लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप एक गुड कंपनी होने चाहिए। गुड कंपनी मतलब जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पर फाइल करे होने चाहिए, जिसने अपना एनुअल रिटर्न टाइम पर फाइल करा होना चाहिए, जिसने डिबेंचर्स का पैसा टाइम पर दिया होना चाहिए, जिसने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट टाइम पर दिया होना चाहिए, जिसने डिपॉजिट्स का पैसा टाइम पर दे रहा होना चाहिए। अगर किसी कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा है, अगर किसी कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा है, अगर किसी कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं दिया है या अपने डिपॉजिट होल्डर का पैसा नहीं दिया है, वो कंपनी अपना नाम तब तक चेंज नहीं कर सकती, कब तक चेंज नहीं कर सकती? जब तक वो इस गलती को ठीक ना कर ले। गलती को ठीक ना कर ले, आपने आरओसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल करे पिछले 2 साल के, फाइल कर दो। जैसे ही फाइल करोगे आप एक अच्छी कंपनी बन जाओगे, नाम चेंज कर सकते हो, अगर आपने कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा है जो आरओसी के साथ फाइल करना होता है, अब कर दो, गलती ठीक कर लो, नेम चेंज करवा लो। अगर आपने डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दिया हुआ है तो डिबेंचर होल्डर का पहले पैसा दे दो ना, चाहे इंटरेस्ट का पैसा है चाहे प्रिंसिपल का पैसा है, दे दो। अगर आपने लोगों से डिपॉजिट्स लिए हुए थे, डिपॉजिट्स का पैसा नहीं दिया, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसे पे कर दो, तुम ठीक हो जाएगा। और फिर क्या कर सकती हो? तुम नेम चेंज की एप्लीकेशन कर सकती हो। यही बात यहां पर मेंशन है बॉक्स के अंदर, द चेंज ऑफ नेम शॉल नॉट बी अलाउड टू अ कंपनी। कंपनी को नेम चेंज नहीं करने दिया जाएगा अगर कंपनी ने फाइल नहीं करा। क्या फाइल नहीं करा? एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा। एनुअल रिटर्न क्या होता है एग्जैक्टली, वो हम जब टाइम आएगा पढ़ लेंगे। अगर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे, किसके साथ? आरओसी के साथ, जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, या कंपनी अगर फेल हो गई, किसमें फेल हो गई? पैसा देने में।
अपने डिपॉजिट्स का पैसा देने में, डिबेंचर्स का पैसा देने पे, या इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट पर अगर नहीं देती है और फेल हो जाती है, ड्यू डेट पे नहीं कर पाती, तो ये कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अगर कंपनी अपना नाम फिर भी चेंज करना चाहती है तो या तो डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर दो, एफएस फाइल नहीं करा था उसे फाइल कर दो, या जिनका पैसा नहीं दिया था उनका पैसा दे दो और अच्छी कंपनी बन जाओ और अपना नाम चेंज करा लो। सो वंस द नेसेसरी डॉक्यूमेंट फाइल्ड और पेमेंट और रीपेमेंट मेड, देन चेंज शॉल बी अलाउड, ठीक है। तो चेंज क्या होगा, अलाउड हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी गलतियां, अपने गुनाहों को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, अपने गुनाहों को ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की कॉपी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल आता है उसकी कॉपी हमें किसके साथ फाइल करनी है, आरओसी के साथ फाइल करनी है। बट प्रैक्टिकली अब यह होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर आरओसी को डेलीगेट कर दी है, तो प्रैक्टिकली आरओसी ही अप्रूवल दे रहा है और आरओसी को उसकी अप्रूवल की कॉपी वापस करना बेवकूफी है, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास अप्रूवल आ जाता है, ठीक है, और आप आरओसी के पास कॉपी फाइल कर देते हो, बट आज की तारीख में हम आरओसी के पास दोबारा कॉपी फाइल नहीं करते, तो आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आपकी कंपनी का नाम काटकर नया नाम लिख देगा और आपको क्या देगा, एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा आईएनसी 25 फॉर्म में। और जिस दिन आपको यह फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, आप मान लेना कि आपकी कंपनी का नेम चेंज हो गया। यानी जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नया वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक आपकी कंपनी का नाम क्या रहेगा, पुराना नाम रहेगा। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे नेम चेंजेस होते हैं? बेटा बहुत होते हैं। जैसे अभी टाटा स्काई लिमिटेड, पहले एक टाटा स्काई लिमिटेड कंपनी होती थी, उन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया टाटा प्ले लिमिटेड में। किस में चेंज कर लिया? टाटा प्ले लिमिटेड में चेंज कर लिया। तो सारे बच्चे एक बारी इस पैरा को रीड कर लेंगे, पढ़ लिया। श्रीतम पूछ रहा है सर, अगर डिबेंचर और डिपॉजिट्स के अलावा कोई और लायबिलिटी होगी, ठीक है, अगर डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स के अलावा अगर कंपनी कोई और लायबिलिटी में डिफॉल्ट करती है, क्या वो अपना नेम चेंज कर पाएगी या नहीं? बेटा मैंने कई बार बोला, आपको बहुत बारी बताया कि अगर लॉ के अंदर क्लियरली मेंशन है कि इन दोनों पेमेंट पे डिफॉल्ट होगा तभी कंपनी नेम चेंज नहीं कर सकती, तो मतलब बाकी किसी पे भी डिफॉल्ट होगा कंपनी नेम चेंज कर पाएगी। सिर्फ इन दोनों के लिए ही रेस्ट्रिक्शन है, तो हम उन्हें इन दोनों के लिए पढ़ेंगे। श्रीतम, आप अगर क्लियरली मेंशन है तो डाउट वाली बात आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है श्रीतम? ओके, चलिए ओके सर। बाकी ये इंडस्ट्रियल इनसाइट कट कर देंगे, इसमें कुछ एज सच लिखा नहीं है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। वो कह रहे हैं पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम इंपेरियल टबैको लिमिटेड था और आज की तारीख में उसका नाम आईटीसी लिमिटेड है, बस। ओके ओके सर। अब यहां पर बेटा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो कौन सा चेंज था? वॉलेंटरी चेंज था। अब एक बहुत प्यारा डाउट आया था एक बच्ची का, उस बच्ची ने यह पूछा कि सर आपने थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले हमें यह बताया था कि अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो वो रन एप्लीकेशन यूज करती है।
यस और नो? सर आपने कुछ दिन पहले ही तो हमें सिखाया था कि अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो रन एप्लीकेशन, ये बात आपने हमें सेक्शन नंबर 4 में सिखाई थी। और आज आप कह रहे हो कि अगर कंपनी अपना नेम चेंज करना चाहती है तो उसे सीजी के पास एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आरओसी के पास एप्लीकेशन करके अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरओसी को अप्रूवल देना पड़ेगा और फिर वो नया सर्टिफिकेट ऑफ इशू कर देगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी, तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। सर आप तो दो दो अलग अलग बातें सिखा रहे हो, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब आपको ना इन दोनों को रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए। हमने बचपन में सीखा था कि कंपनी अपना नाम रन एप्लीकेशन, रन एप्लीकेशन का फुल फॉर्म क्या था? रिजर्व यूनिक नेम। और वो कितने दिन के लिए रिजर्व होता था? 60 दिन के लिए रिजर्व होता था कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो एक्चुअली में क्या होगा, अगर आप दोनों को सेक्शन 4 और सेक्शन 13 को मिलाकर पढ़ोगे तो रियलिटी में क्या होता होगा कि कंपनी पहले क्या करेगी, एप्लीकेशन करेगी कि मैं रिजर्व करना चाहती हूं। क्या नाम रिजर्व करना चाहती हूं? फिजिक्स वाला कह रहा हूं, सॉरी, पढ़ाई वाला नाम रिजर्व करना चाहती हूं ताकि कोई और ना ले लेना। पढ़ाई वाला प्राइवेट लिमिटेड नाम रिजर्व करना चाहती हूं, ये नाम मैं रिजर्व करना चाहती हूं। एंड ये रिजर्व कैसे होगा? एमसीए की वेबसाइट पर जाकर, एमसीए की वेबसाइट पर जाकर फीस पे करके ये रिजर्व हो जाएगा। और इसके लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? जो भी फीस प्रिस्क्राइब होगी वो पैसा हमें देना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए रिजर्व होता है एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में, 60 दिन के अंदर। अब 60 दिन हमारे पास है अपना नाम चेंज कराने के लिए, यानी 60 दिन के अंदर अब कंपनी क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं, बट आरओसी के पास एप्लीकेशन करेगी, अप्रूवल लेगी और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले आएगी। तो अभी तक तो सिर्फ नाम रिजर्व हुआ था, अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ रिजर्व करके रखा था कि हमें मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा, नए नाम का, न्यू नेम का जैसे ही हमें मिल जाएगा, तो क्या होगा? हमारा नाम अब रिजर्व नहीं रहा, अब फाइनली हमारा हो चुका है। अब पढ़ाई वाला प्राइवेट लिमिटेड नाम किसका हो चुका है? हमारा हो चुका है। एंड ध्यान रखना, जब भी कंपनी अपना नाम चेंज करती है, जब भी कंपनी अपना नाम चेंज करती है ना, मान लो आज क्या डेट है? 7 मार्च 2024। 7 मार्च 2024 को फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नाम चेंज कर लिया पढ़ाई वाला प्राइवेट लिमिटेड में। इस दिन चेंज हो गया तो लॉ कहता है कि अगले 2 सालों तक, कितने? नेक्स्ट 2 इयर्स तक कंपनी को अपना नाम, जहां जहां वो कंपनी अपना नाम लिखेगी फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना मैंडेटरी है। क्या लिखना मैंडेटरी है? फॉर्मली नोन एज, फॉर्मली मतलब पुराना नाम, फॉर्मली नोन एज, फॉर्मली नोन एज, यहां पे नया नाम आएगा ऊपर, पढ़ाई वाला प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। यानी अगले 2 साल तक कंपनी को अपने नए नाम के साथ पुराना नाम भी लिखना मैंडेटरी है। क्यों? ताकि अरे भाई कल को तुमने बोर्ड चेंज कर दिया, कल तक वो कह रहा था यार यहां तो फिजिक्स वाला पढ़ा रहे थे, आज पढ़ाई वाला है, ये कोई दूसरी कंपनी तो नहीं है। तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो 2 साल तक लोग फैमिलियर हो जाएंगे, अच्छा अच्छा फिजिक्स वाला नहीं, फिजिक्स वाला नहीं अपना नाम चेंज करा है, इसीलिए ये चीज मैंडेटरी है, इसीलिए ये चीज मैंडेटरी है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ग्रोफर्स की वेबसाइट खोलते हैं, ग्रोफर्स ने अपना नाम ब्लिंकिट कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखिएगा, सारे बच्चे दिखाता हूं, ये देखिए। अब ये क्या हो रहा है? डिटेक्ट माई लोकेशन बन्नी होता है क्या? चलिए यहां पर देखिएगा, सबसे नीचे वेबसाइट पे जाके देखिए क्या लिखा हुआ है। सारे बच्चों को दिख रहा है क्या? ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पहले कंपनी का नाम क्या था? ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मुझे लग नहीं रहा है आपको दिख रहा है, मुझे लग नहीं रहा है आपको दिख रहा है। अब दिखेगा शायद, अब दिखेगा शायद।
हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा। तो ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड नया नाम है, ठीक है। ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड नया नाम है। पुराना नाम क्या था? ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पहला नाम क्या था? ग्रोफर्स इंडिया लिमिटेड जो है पुराना नाम था। और कंपनी ये 2 सालों तक, कितने सालों तक? 2 सालों तक अपना पुराना नाम हर जगह लिखेगी। जहां ये अपना नया नाम लिखेगी वहां पर कंपनी अपना पुराना नाम भी लिखेगी, वहां पर कंपनी अपना। बस मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दिया कि भैया कैसे 2 सालों तक कंपनी, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको यह भी पता चल गया कि ग्रोफर्स ने अपना नाम जो है ब्लिंक कॉमर्स कर लिया। चले? यस सर, चलिए ओके, वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, आइए चलिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी जो मैंने आपको सिखाया वो था चेंज इन नेम क्लॉज, चेंज इन नेम क्लॉज। और ये कौन से वाला था? वॉलेंटरी था। ये कौन से वाला था? वॉलेंटरी। जहां पर कौन सा सेक्शन लग रहा था? सेक्शन नंबर 13 लग रहा था। जहां पर सेक्शन नंबर 13 लग रहा था, इसमें क्या करना पड़ता है? एसआर पास करेंगे, एसआर पास करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेंगे? अप्रूवल लेंगे। एसआर पास करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे। बट ये पावर किसको डेलीगेट हो गई है? पावर किसको डेलीगेट हो गई है? टू आरओसी। पावर किसको डेलीगेट हो गई है? आरओसी को डेलीगेट हो गई है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, जहां पर कंपनी अपनी मर्जी से नहीं, जहां पर कंपनी क्या कर रही है? कंपलसरी नेम चेंज हो रहा है। जहां पर कंपनी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उससे चेंज करवाया जा रहा है। कौन से सेक्शन में आता है ये आता है सेक्शन नंबर 16 में। किस में आता है? सेक्शन नंबर 16, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। और ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है मुझे बताओ। क्या एक कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के आइडेंटिकल या रिसेंबल हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या एक कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के आइडेंटिकल या रिसेंबल हो सकता है या नहीं? द आंसर इज दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज, ये अलाउड ही नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है, ये अलाउड नहीं है। बट अगर इन एडवर्टेंस, अगर गलती से कंपनी का नाम दूसरी कंपनी से मिलता जुलता हो गया, दूसरी कंपनी से मिलता जुलता हो गया, तो क्या हमें इस कंपनी का नाम चेंज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्या हमें इस कंपनी का नाम चेंज करवाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक मान लीजिए किसी कंपनी को, एक कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एक दूसरी कंपनी खुल गई, एक दूसरी कंपनी खुल गई सिमिलर नाम की, होना नहीं चाहिए था बट हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो यहां पर ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नेम चेंज करवाया जाएगा। इस कंपनी का नेम चेंज कौन करवाएगा? नेम चेंज इस कंपनी का नेम चेंज करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इस कंपनी को क्या देगा? ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा इस कंपनी को कि ये कंपनी, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूं, अपना नेम 3 महीने के अंदर चेंज कर ले। अपना नेम कितने महीने के अंदर चेंज कर ले? 3 महीने के अंदर चेंज कर ले। और 3 महीने में चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरा ऑर्डर है, मैंने तुझे बोला है, क्या हमें यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए जाना चाहिए क्या? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमें बोल रही है कि नाम चेंज कर लो, अरे सर आपका अप्रूवल तो दे दीजिए, जरूरत ही नहीं है। अबे मैंने ही तो तुम्हें बोला है नेम चेंज करने, मेरा ही अप्रूवल लेने आ गए। तो यहां पर नेम अगर 3 महीने में चेंज करना पड़ेगा, और क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी अपने नेम को चेंज करा सकती है, कंपनी अपने नेम को चेंज करा सकती है। या दूसरा ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, मुझे बताओ, क्या एक कंपनी का नाम ट्रेडमार्क के नाम पर सिमिलर हो सकता है क्या? क्या एक कंपनी का नाम किसी ट्रेडमार्क के नाम पर हो सकता है कि जो हम ओन नहीं करते? द आंसर इज नो। जैसे कि सर्फ एक्सल
एक ट्रेडमार्क है जो कौन ओन करता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ओन करती है, HUL ओन करती है। लेकिन हमने एक कंपनी खोल ली, सर्फ खुलनी नहीं चाहिए थी, मैं मानता हूं, हमने पढ़ा था ऐसी कंपनी नहीं खुलनी चाहिए थी, बट अगर खुल गई तो क्या होगा? तो सर्फ एक्सेल लिमिटेड नाम की एक कंपनी खुल गई, ठीक है, सर्फ एक्सेल नाम की कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई या नाम चेंज हो गया। तो यहां पर ये जो ओनर है ना, ये जो ओनर है ट्रेडमार्क का, ये ओनर है ट्रेडमार्क का, ये एप्लीकेशन करेगा, किसे एप्लीकेशन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, इस कंपनी का नाम मेरे ट्रेडमार्क से मिलता है, इस कंपनी का नाम मेरे ट्रेडमार्क से मिलता है, इसे ऑर्डर दो चेंज करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ऑर्डर दे देगी कि अपना नाम रेक्टिफाई, ठीक कर लो भाई, तुम्हारा नाम उससे मिल रहा है, चेंज करने के लिए बोलेगी। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर चेंज करने के लिए बोलेगी और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाएंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और नाम चेंज कर दो, और नाम क्या कर दो? चेंज कर दो। लेकिन ये जो एप्लीकेशन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को करनी है ना, ये कितने साल के अंदर करनी है? 3 साल के अंदर करनी है। कितने साल के अंदर? ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इसी पर आता है कि जिस दिन कंपनी को यह नाम मिला, जिस दिन कंपनी को यह नाम मिला, उसके 3 साल के अंदर, 3 साल का टाइम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करने के लिए। अगर उसने 3 साल में एप्लीकेशन करी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी को नाम चेंज करने बोलेगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 3 साल के अंदर एप्लीकेशन नहीं, 6 साल बाद आता है, 7 साल बाद आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी एप्लीकेशंस को क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। ऐसी एप्लीकेशंस को क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने कहा क्या सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया? कंपनी को ऑर्डर दिया कि तुम्हें अपना 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर क्या करना है? नेम चेंज करना है। क्यों नेम चेंज करना है? क्योंकि या तो इस कंपनी का नाम किसी और कंपनी से मिलता था या किसी ट्रेडमार्क से मिलता था, और कंपनी अगर इसे फॉलो नहीं करती, अगर कंपनी इसे फॉलो नहीं करती, 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज नहीं करती, तो क्या होगा सर? 3 महीने का टाइम दिया, जो कि एक इनफ टाइम होता है, बट कंपनी ने अगर यह नहीं किया तो क्या होगा? ठीक है, उस केस में क्या होगा? तो यहां पर मेरे बच्चा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पर जो मेरे बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी? खुद से एक नेम डिसाइड करेगी, खुद से एक नेम डिसाइड करेगी, और वो नाम कहेगी आज से तुम्हारी कंपनी को इस नाम से जाना जाएगा, आज से तुम्हारी कंपनी को इस नाम से जाना जाएगा। तो वो कंपनी का नाम रख दिया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, ओके। एंड सर, क्या कंपनी अगर उसके बाद अपना नाम चेंज कर सकती है क्या? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी का नाम खुद से रख दिया तो क्या कंपनी उसके बाद अपना नाम चेंज कर सकती है? द आंसर इज यस। कंपनी अगर चाहे तो उसके बाद अपना नाम चेंज कर सकती है, बट फिर अब खुद से चेंज कर रही है तो कौन से सेक्शन में जाएगी? सेक्शन नंबर 13 में जाकर वो अपना नाम चेंज करेगी। तो आइए रीड करते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, ये बता दीजिए। सिंपल 2 केसेस है, एक है जब कंपनी अपनी मर्जी से नाम चेंज कर रही है, दैट इज वॉलंटरी। एक जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बोल रही है कि चल अपना नाम चेंज कर, चल अपना नाम चेंज कर। दोनों का प्रोसीजर टोटली अलग है, दोनों का प्रोसीजर टोटली क्या है? अलग है। मैं एक बारी बाद में लास्ट में समराइज कर दूंगा आपके लिए कंपैरेटिव में, ताकि आपको रात को नींद अच्छी आ जाए। ओके सर, तो यहां पर पढ़ लेते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 16 कहता है वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दे दी? अगेन डेलीगेट कर दी। ये वाली पावर किसको डेलीगेट कर दी? रीजनल डायरेक्टर को दे दी। देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मेरे पास मत आया कर, मेरे रीजनल डायरेक्टर को ये पावर दे दी। क्या? कि अगर किसी कंपनी का नाम आइडेंटिकल है या रिसेंबल करता है किसी और कंपनी से, तो वो खुद से, तो वो खुद से, या अगर इस कंपनी का नाम किसी ट्रेडमार्क से मिलता है, अगर इस कंपनी का नाम किसी ट्रेडमार्क से मिलता है, तो एप्लीकेशन करेगा। कौन एप्लीकेशन करेगा? प्रोप्राइटर, मतलब ओनर। किसका ओनर? उस ट्रेडमार्क का ओनर
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि ये पावर रीजनल डायरेक्टर को दे दी है, तो आज की तारीख में एप्लीकेशन किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या रीजनल डायरेक्टर के पास? आज की तारीख में जाता है रीजनल डायरेक्टर के पास जाता है, बट एक्ट के अंदर आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेंशन्ड है। ठीक है, तो उस केस में वो ऑर्डर करेगा कि कंपनी अपना नाम चेंज कर लो। कितने महीने में चेंज कर लो? 3 महीने में चेंज करने के लिए बोला जाएगा। द कंपनी शॉल चेंज, कंपनी को अपना नाम चेंज कर लेना है 3 महीने के अंदर। जैसे ही उसे ऑर्डर मिलेगा, और क्या पास करवाना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। और जो ट्रेडमार्क का ओनर एप्लीकेशन करेगा, वो कितने साल के अंदर एप्लीकेशन करेगा? 3 साल के अंदर एप्लीकेशन करेगा। 3 साल, जिस दिन कंपनी को वो नाम मिला था उसके 3 साल के अंदर वो क्या करेगा? एप्लीकेशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी रीजनल डायरेक्टर को, कि प्लीज इस कंपनी को ऑर्डर दो, प्लीज इस कंपनी को दो ऑर्डर दो। और जब कंपनी अपना नाम चेंज कर लेगी, जब कंपनी अपना नाम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर लेगी, तो वो आरओसी को 15 दिन के अंदर बता देगी कि हमने अपना नया नाम चेंज कर लिया है, हमने अपना चेंज जो है नाम जो है चेंज कर लिया है। और आरओसी उसे क्या करेगी? नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। क्या मैं एक बारी चार्ट बना दूं आप लोगों के लिए? अगर आपको रात को नींद अच्छी आए तो क्या मैं एक चार्ट बना दूं? यस और नो? यस सर, प्लीज सर। आइए देखो, मैंने डिफरेंशियल चार्ट बना रहा हूं। चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी, चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी, और एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला आएगा वॉलेंटरी, जिस पर लगता है सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13, जिस पर क्या लगता है? सेक्शन नंबर 13, जिसमें क्या होता है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है। दूसरी रिक्वायरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, लेकिन आरओसी को डेलीगेट हो गई है, आरओसी को डेलीगेट हो गई है। फिर तीसरा है अप्रूवल की कॉपी आरओसी को देते हैं, जो आज की तारीख में किसी काम का नहीं है, बट अप्रूवल की कॉपी आरओसी को देते हैं। और फिर चौथा है कि आरओसी इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आरओसी इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये पढ़ा था हमने सेक्शन नंबर 13 में। ओके, दूसरा अगर मैं बात करता हूं, दैट इज कंपल्सरी, दैट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी में हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 में क्या है? अगर कंपनी का नाम आइडेंटिकल है किसी दूसरी कंपनी से, या किसी आइडेंटिकल या रिसेंबलिंग है, आइडेंटिकल या रिसेंबलिंग है किसी कंपनी से या किसी और के ट्रेडमार्क से, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से, सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से, और या एप्लीकेशन बाय ओनर ऑफ ट्रेडमार्क, एप्लीकेशन बाय ओनर ऑफ ट्रेडमार्क। कितने साल में? विदिन 3 इयर्स, विदिन 3 इयर्स। ठीक है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ये दोनों पावर किसको ट्रांसफर हो चुकी है? ये दोनों पावर किसको ट्रांसफर हो चुकी हैं? ये दोनों पावर ट्रांसफर हो चुकी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजनल डायरेक्टर को दे दी है। तो यहां पर भी मैं रीजनल डायरेक्टर लिख देता हूं, और यहां पर भी मैं रीजनल डायरेक्टर लिख देता हूं, ताकि आपको समझ जाए कि ये पावर रीजनल डायरेक्टर के पास चली गई है। तो वहां से ऑर्डर आएगा, क्या ऑर्डर आएगा? वहां से ऑर्डर आएगा मेरे बच्चा कि कंपनी को नेम चेंज करना है, कंपनी को नेम चेंज करना है विदिन 3 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स। क्या पास करके? बाय ऑर्डिनरी। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर था स्पेशल रेजोल्यूशन, यही आपको पता नहीं चलता। अगर कंपनी अपनी मर्जी से नाम चेंज करती है तो यहां स्पेशल रेजोल्यूशन है, जबकि कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पर करती है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। बट अगर कंपनी फेल हो जाती है, अगर कंपनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। किस चीज में फेल हो जाती है? 3 महीने में अपना नाम चेंज नहीं करती, आरडी के रीजनल डायरेक्टर के उसमें फेल हो जाती है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? एक न्यू नेम अलॉट कर देगा। किसको न्यू नेम अलॉट कर देगा? किसको न्यू नेम अलॉट कर देगा? कंपनी को अलॉट कर देगा। और आरओसी
एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी उस नाम से, आरओसी एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी उस नाम से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहां पर पेज नंबर 2.5 पर ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये पैराग्राफ आप काट दीजिए। सारे बच्चे ये पैराग्राफ कट कर देंगे, ठीक है। और यहां पर जगह है, यहां पर जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिख लीजिए, ठीक है। इस पैरा को कट कर दीजिए, बिकॉज ये पैरा यहां पर गलत लिखा हुआ है, पुराना लिखा हुआ है। पता नहीं मॉड्यूल में कैसे गलती होगी, बट अब मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिख लीजिए। मैं आपको लेटेस्ट पॉइंट लिखवा देता हूं, जो बहुत पहले चेंज हो गया था, बट मॉड्यूल में शायद वो चेंज करना भूल चुके हैं, जबकि पुराने मॉड्यूल में वो चेंज था। मैं जो लिखवा रहा हूं उसे मेंशन कर लीजिएगा। इफ कंपनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है इन कंप्लाइंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन, अगर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल अलॉट न्यू नेम टू दी कंपनी, शॉल अलॉट टू दी कंपनी, एंड ROC shall issue fresh certificate of incorporation with new name, ठीक है, with new name। ये मेंशन कर लीजिए यहीं पर, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट नया नाम दे देगी कंपनी को, और ROC क्या करेगा? फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा न्यू नेम के साथ। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है कि सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी को कोई नाम दे दिया, तो क्या हम उस नेम को बाद में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सेक्शन 13 का प्रोसीजर फॉलो करके आप अपनी कंपनी के उस नाम को चेंज कर सकते हो। और यही बात इस पॉइंट में लिखी हुई है। यही बात अगर आपने लिख लिया तो मैं ऊपर जा सकता हूं, तो बताओ। लिख लिया तो ओके लिख दीजिए, फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा। चरस गांजा मेरी को प्यारा चरस गांजा, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, लेकिन मैंने क्या कहा? चलिए ओके है। तो यहीं पर लिखा है, अगर कंपनी जो है, अगर उसका नाम रेक्टिफाई हुआ है, तो नथिंग शॉल प्रिवेंट सच कंपनी को हम रोकते नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो बाद में अपना नेम सेक्शन 13 को फॉलो करके चेंज कर सकती है। मतलब अगर किसी कंपनी का नाम सेक्शन 16 में चेंज हुआ है, तो वो कंपनी वापस से अपना नाम सेक्शन 13 यानी खुद से सेक्शन 13 को फॉलो करके क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, फॉलो करके चेंज कर सकती है। यस प्रजापति, बिल्कुल ठीक है। चलिए ओके सर, क्या अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चल सकता हूं? यस और नो? नेम क्लॉज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। नेम क्लॉज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है यार, आज बहुत टाइम है यार। आज चैट धीरे चल रही है ना, इसलिए लग रहा है टाइम ज्यादा है हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यहां पर मैं एक केस बना रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखना इस केसेस को। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द, चल क्यों नहीं रहा है, रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4।
केस 1 में क्या हुआ, चेंज हुआ विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज। सेम सिटी टाउन और विलेज, जैसे कि मान लीजिए अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा पुणे में ही रजिस्टर्ड ऑफिस था और हमने पुणे में ही रजिस्टर्ड ऑफिस रखा, बस एक गली से दूसरी गली में शिफ्ट कर लिया, दैट इज केस 1। उसके बाद आता है केस 2, यहां पर चेंज हो रहा है आउटसाइड, चेंज आउटसाइड द सिटी टाउन और विलेज। आप अपने शहर, सिटी, टाउन, विलेज से बाहर जा रहे हो, ठीक है, ओके। अब यहां पर मेरे बच्चा मान लीजिए हमारा ऑफिस लखनऊ में था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में था, और अब हम जा रहे हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहां जा रहे हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सिटी टाउन विलेज के बाहर जा रहे हैं। तीसरा है चेंज इन आरओसी में तो चेंज हो गया, बट नो चेंज इन स्टेट में चेंज नहीं हुआ, लेकिन आरओसी में चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस था पुणे में, अब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज हो गया मुंबई में। पुणे से कहां चला गया, मुंबई चला गया। तो पुणे आता है आरओसी पुणे के अंडर, पुणे किसके अंडर आता है, आरओसी पुणे के अंडर आता है, और मुंबई किसके अंदर आता है, आरओसी मुंबई के अंडर आता है। ऐसा नॉर्मली अभी तक सिर्फ 2 स्टेट में पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे 2 स्टेट है इंडिया में जहां पर सेम स्टेट में 2 आरओसी बैठे हैं, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु, ठीक है, ओके। तो यहां पर मैंने महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया, जहां पर आप सिटी से तो बाहर गए, साथ में आपका आरओसी भी चेंज हो गया, और केस 4 दैट इज चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले पुणे में थे और अब हम जा रहे हैं, कहां चले जाएं पुणे से उठ के, लखनऊ चले जाते हैं, लखनऊ। तो पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आरओसी भी चेंज हो रहा है। यहां पर कौन सा आरओसी लगता था, आरओसी पुणे, और यहां पर लगता है आरओसी कानपुर, यहां पर आरओसी तो चेंज हो ही रहा है, साथ में क्या चेंज हो रहा है, साथ में स्टेट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को ना केस 3 और केस 4 सेम लगता है, नहीं है, यहां पर स्टेट सेम है, पुणे भी महाराष्ट्र में आता है, मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है। केस 3 में स्टेट इज सेम, ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंशिएट करना समझो। अब मुझे बताओ, इन चारों केसेस में से कौन से केसेस में सेक्शन नंबर 13 लगेगा और कौन से केस में सेक्शन नंबर 12 लगेगा, कौन से केस में सेक्शन नंबर 13 लगेगा और कौन से केस में सेक्शन नंबर तो सिर्फ और सिर्फ जिस केस में कंपनी का स्टेट चेंज हो रहा है वहां पर कंपनी का एमओए चेंज होगा। उस केस में मेरे बच्चा कंपनी का क्या चेंज होगा, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज होगा। यानी सिर्फ केस नंबर 4 है, जहां पर लगेगा सेक्शन नंबर 13, क्योंकि यहां पर एमओए चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एमओए में स्टेट का नाम आता है, तो यहां पर हमें महाराष्ट्र काटकर उत्तर प्रदेश लिखवाना पड़ेगा। बट इन सभी केसेस में, केस 1 से लेकर केस 3 में स्टेट चेंज हो ही नहीं रहा है, या तो गली चेंज हो रही है
या तो शहर चेंज हो रहा है या शहर के साथ आरओसी भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर बेटा सेक्शन नंबर 13 नहीं लगेगा, बिकॉज एमओए के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहां पर लगेगा सेक्शन नंबर 12। यहां पर क्या लगेगा? सेक्शन नंबर 12 लगेगा, सेक्शन नंबर 12 लगेगा। क्लियर है क्या सबको ये बात? यस और नो? क्या आपको ये पता है कब सेक्शन 13 लगाना है, कब सेक्शन 12 लगाना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वहां सेक्शन ही पता ही नहीं है आपको कि कौन सा लगाना है। ओके, अभी जो हम केस पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा केस पढ़ने जा रहे हैं? एक मैं आपको पहले ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं चारों केसेस का, एक बेसिक प्रोसीजर क्या है, उसके बाद हम किताब से पढ़ेंगे। एक बारी नोट से देख लेते हैं, फिर हम किताब से पढ़ेंगे। ये देखिए, सारे बच्चे मेरे साथ देखेंगे जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, तो या तो स्टेट में चेंज नहीं हो रहा, मतलब सेक्शन नंबर 12 पढ़ेंगे, या तो स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे। अगर मान लो सेम सिटी टाउन विलेज में चेंज कर रहे हो, सेम सिटी टाउन विलेज में चेंज कर रहे हो, तो आपको पास करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को। 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा कि हमने इस गली से दूसरी गली शिफ्ट कर लिया है, इस गली से हमने दूसरी गली शिफ्ट कर लिया। जब तक आरओसी को बताएंगे नहीं, उसे पता कैसे चलेगा कि अब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया? दूसरा केस आ सकता है जहां पर सिटी टाउन विलेज के बाहर जा रहे हैं, जहां पर सिटी टाउन विलेज के बाहर जा रहे हैं, लेकिन आरओसी भी चेंज नहीं हो रहा और स्टेट भी चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पर क्या करेंगे? वहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा, और आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर हमें बताना पड़ेगा, ठीक है? 30 दिन के अंदर हमें बताना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर हमें बताना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आता है, अगर सेम स्टेट है, स्टेट सेम है, मतलब महाराष्ट्र है, बट आरओसी चेंज हो गया। पुणे आरओसी के अंडर पहले आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आता था, और अब पुणे मुंबई में जा रहा है, तो आपको बोर्ड का रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। रीजनल डायरेक्टर आपको 30 दिन के अंदर अप्रूवल दे देगा। कितने दिन के अंदर अप्रूवल दे देगा? 30 दिन के अंदर अप्रूवल दे देगा। कंपनी इस अप्रूवल को आरओसी के साथ 60 दिन के अंदर फाइल कर देगी, और आरओसी 30 दिन के अंदर क्या कर देगा? अपने पास रजिस्टर करके आपको कंफर्मेशन दे देगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13, जहां पर एक स्टेट से हम कहां जा रहे हैं? दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। जहां पर हम एक स्टेट से कहां जा रहे हैं? दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में। चेंज इन स्टेट, इसमें क्या होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगेन अपनी ये पावर किसको दे दी है? रीजनल डायरेक्टर को दे दी है कि भाई देख, मेरे पास टाइम नहीं है, तू ही अप्रूवल दे देना, तू ही अप्रूवल दे देना। और फिर जब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाएगा, यानी रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल मिल जाएगा, तो हम नोटिस देंगे आरओसी को। कौन से आरओसी को? दोनों स्टेट के आरओसी को नोटिस देंगे। कौन से आरओसी को? दोनों स्टेट के, यानी आरओसी पुणे को भी बताएंगे और आरओसी कानपुर को भी बताएंगे कि हमारा चेंज हो चुका है रजिस्टर्ड ऑफिस। देखो, हमारे पास अप्रूवल आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी रीजनल डायरेक्टर का। और जो आरओसी होगा, कौन सा आरओसी? जहां पर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है, वो आरओसी हमें इशू करेगा एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके साइन के अंडर। तो ये सारी क्या है बेटा? एक मैंने आपको बस बेसिक प्रोसीजर बता दिया, अब इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, इशू ये है कि देखो, केस नंबर 4 तो यहां पर मेंशन है पेज नंबर 2.51 पे, लेकिन उससे रिलेटेड जो बाकी केसेस है वो तो सेक्शन 12 में लिखे हैं, वो इस पेज पे नहीं लिखे। वो कहां लिखे हुए हैं? वो लिखे हुए हैं, मैं दिखाता हूं, वो लिखे हुए हैं पेज नंबर 2.57 पे। वो कहां लिखे हुए हैं? पेज नंबर 2.57 पे लिखे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? यहां पर लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, जहां पर हम पढ़ रहे हैं ना,
फॉर रिमेनिंग 3 केसेस, ठीक है, ताकि जब आप फ्यूचर में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसका बाकी का हिस्सा कहां है। फॉर रिमेनिंग 3 केसेस, फॉर रिमेनिंग थ्री केसेस रेफर पेज 2.57, ठीक है, रिफर पेज 2.57, इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। ये भी लिख लीजिए, कवर्ड इन सेक्शन नंबर 12, कवर्ड इन सेक्शन नंबर 12। बाकी मैं टीम को बोल देता हूं कि चैट वर्क नहीं कर रही है, अभी टीम को बोल देता हूं। सबकी नहीं कर रही है बेटा, कुछ बच्चों की कर रही है, सबकी नहीं कर रही है, ठीक है रौनक, कुछ बच्चों को अनऑथराइज्ड यूजर लिखा आ रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो ये खत्म हो नहीं पाएगा, ये खत्म नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं। होमवर्क दे देते हैं और बता देते हैं कि क्या क्या लिखना है, होमवर्क दे देते हैं और बता देते हैं क्या क्या लिखना है। आइए, मैं तो ये कहूंगा अभी हुआ नहीं है, बट आप पूरा सेक्शन नंबर 13, ठीक है, पूरा सेक्शन नंबर 13 लिख लीजिए। अभी हुआ नहीं है, बट क्योंकि फिर आप अलग अलग लिखोगे ना दिक्कत आएगी, पूरा सेक्शन नंबर 13 लिख लीजिए, ठीक है, कल कवर हो जाएगा सेक्शन नंबर 13, कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा सेक्शन नंबर 13 अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ओके, यस और नो? सर सब सेक्शन 7 कहां है बेटा? कौन सा सब सेक्शन 7 बेटा? क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? ठीक है, होमवर्क दे देते हैं एक, चलिए प्रैक्टिस होमवर्क, अबे आइए, राइटिंग प्रैक्टिस होमवर्क, राइटिंग प्रैक्टिस होमवर्क, डिक्चुक 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 डिक्चुक, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चलिए ओके, डन 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 डन। एक छोटा सा गाना गा लेते हैं, 2-3 मिनट बचे हैं तो। आज मुन्नी ब्रेक नहीं हुआ था ना आपका?
जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं। हेलीकॉप्टर। हाँ हाँ हाँ, मैं हूं एक उड़ता रोबो, डोरेमोन। मानो या न मानो, मैं हूं एक उड़ता रोबो, डोरेमोन। चलिए, कल छुट्टी है क्या बेटा? आपको पीडब्ल्यू ऐप पर एक प्लानर दिया गया है। अगर प्लानर में छुट्टी मेंशन होगी तो छुट्टी होगी, अगर प्लानर में छुट्टी मेंशन नहीं होगी तो छुट्टी नहीं होगी। ऑलरेडी आपको एक प्लानर दिया जाता है ताकि आप इस तरह के सवाल उस प्लानर से सॉल्व कर ले। क्या दिया हुआ है? पीडब्ल्यू ऐप पर एक प्लानर दिया जाएगा जिसमें डेट वाइज सब कुछ मेंशन होगा, तो उस प्लानर में आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए